नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा और वक्त हो चला है खबर दिन भर का। तो आपको बताते हैं पूरे दिन भर की जो भी अहम खबरें रही है थोड़े विस्तार में। भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत जो है वो हुई है, जिसके चलते अब सीपी राधाकृष्णन अगले 5 साल का जो है कार्यभार बतौर उपराष्ट्रपति के रूप में संभालेंगे। हालांकि इसी बीच तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी है जो वो सामने आ रही है। दोनों ही पक्ष, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं। दोनों ही पक्षों के कई नेताओं ने अपनी बात जो है रखी है। लेकिन बिहार के चुनावों से पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव पर बीजेपी और कांग्रेस के सहयोगी दल यानी कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेताओं की प्रतिक्रियाएं अब जो हैं आपको भी सुननी चाहिए, जो कि सामने आ रही हैं। पटना में एक और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का कहना रहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में अंदाजे से ज्यादा वोट एनडीए को मिले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भी अंदाजे से ज्यादा वोटों से एनडीए जीतेगी और सरकार बनाएगी। तो वहीं राजद के नेता तेजस्वी यादव ने बोला कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जो जीते हैं उन्हें बधाई देता हूं। हमें उम्मीद है कि सीपी राधाकृष्णन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे और संसद को कानून के हिसाब से चलाएंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि उनकी तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई थी। इसमें जीत की शुरुआत हो गई है। बहुमत एनडीए के पक्ष में था उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो जीत सुनिश्चित थी। लेकिन इतना ज्यादा वोट मिलेगा इसकी अपेक्षा नहीं थी, तो उम्मीद से ज्यादा वोट मिला है। जिन लोगों ने वोट दिया सब लोगों को हृदय से आभार। और बिहार विधानसभा का चुनाव अब सामने है, इसमें भी इसी तरह का दृश्य दिखेगा। जितना लोगों को अंदाज नहीं, उससे ज्यादा वोट से एनडीए यहाँ जीतेगा, सरकार बनाएगा। क्रॉस वोटिंग भी हुई है सर? देखिए, निश्चित रूप से जितना वोट एनडीए के पक्ष में है उससे ज्यादा वोट का आना ही इस बात का संकेत है कि क्रॉस वोटिंग है। तो है ही, इस तरह की स्थिति तो सामने दिख रही है। देखिए, अब अनर्गल बात कर रहे हैं, कुछ भी अब उन लोगों को सूझता ही नहीं है कि जिस तरह से एनडीए की सरकार लगातार कर रही है, समाज के सभी वर्गों के लिए कर रही है, एक से एक डिसीजन हो रहा है। महिलाओं के लिए भी इतनी अच्छी योजना सरकार लेकर आई है, अब उनको कुछ दिखता ही नहीं कि क्या करें, इसलिए आपत्तिजनक कुछ कदम उठा रहे हैं। लेकिन उसके हिसाब से जनता सारी चीजों को देख रही है। एनडीए के पक्ष में जनता है, एनडीए के पक्ष में जनता रहेगी। और जो जीते हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष होकर के जो है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको साथ लेकर के चले, संविधान की रक्षा जो है करे, बुक ऑफ जो लॉ है उस हिसाब से पार्लियामेंट चले, जनता की आवाज़ उठनी चाहिए वहाँ, है ना। तो हमको लगता है कि विपक्ष जब भी बात करता है तो जनता की आवाज़ को उठाता है, सरकार की कमियों को गिनाता है। तो उम्मीद रहेगी कि पक्षपात जो है ना हो। देखिए, हमारे तरफ से तो कोई नहीं हुई, एकदम मजबूती के साथ हमारे 9 सांसदों ने पक्ष में जो है वोट दिया है और पूरी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड रहे हैं। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है ये विषय तो पार्लियामेंट में जो। दिल्ली की समस्याओं को लेकर सीएम रेखा गुप्ता लगातार पिछली सरकारों को घेरते हुए दिखाई देती हैं। वहीं विकास के मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी बात रखी और बोला कि दिल्ली विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। उनका कहना रहा कि अलग अलग विधानसभाओं में चल रहे कार्यों की समीक्षा जो है वो की गई है और सभी की प्रगति रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। इस महीने की 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। वहीं इस अवसर पर दिल्ली सरकार सेवा पखवाड़ा चलाने जा रही है और 75 योजनाओं का शुभारंभ भी जो है वो भी किया जाएगा। रेखा गुप्ता का कहना रहा कि इनमें सभी को भाग लेना चाहिए। दिल्ली में जो 101 आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे उनका शुभारंभ हर विधानसभा में विधायकों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में जन समस्याओं शिविर लगाए जाएंगे और रक्तदान शिविर भी जो है उसका भी आयोजन किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इभास का आज औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इभास नॉर्थ एशिया का एक बहुत बड़ा सेंटर है जहां न्यूरो की समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी संपत्ति का पिछली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं रखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इभास की नई इमारत बनाकर इसी वित्तीय वर्ष जनता को सौंपा जाएगा, जिसमें सभी जरूरत की मशीनों को उपलब्ध करवाया जाएगा। लगातार विकास के पथ पे अग्रसर है। हमने अपने माननीय सांसद जी के निवेदन पे डेवलपमेंट के उनकी लोकसभा के कामों के रिव्यू के लिए ये बैठक बुलाई थी।
और अलग अलग विधानसभाओं में जो काम चल रहे हैं उन सब का रिव्यू लिया गया, सबका प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किया गया और साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा दिल्ली सरकार चलाने वाली है, 75 योजनाओं का जो शुभारंभ होगा उसमें सबकी सहभागिता रहे। 101 आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में खुलेंगे वो हर एक विधानसभा में जहाँ जहाँ पे बने हैं माननीय विधायक उस आरोग्य मंदिर को अपने यहाँ चालू करवाएंगे। वहाँ पे जन स्वास्थ्य का शिविर लगवाएंगे और ब्लड डोनेशन कैंप भी उन सभी आरोग्य मंदिरों में लगाए जाएंगे। तो एक बड़ा ड्राइव दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा और विकास कार्यों की बहार दिल्ली में रहेगी। लगातार 24/7 दिल्ली सरकार काम कर रही है और सभी जनप्रतिनिधि, जिसे कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार, तो हमारे तीनों इंजन पूरे मुस्तैदी से कि ना केवल हम इभास को नया बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना करके देंगे, परंतु सबसे पहले विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर यहाँ की मशीनरी की जितनी रिक्वायरमेंट है, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारी की सारी फैसिलिटीज इभास को हम इसी फाइनेंशियल ईयर में देंगे और उसमें आरी में अपने इसके लिए हम बजट क्रिएट कर करके हम यहाँ पे इसको पूरा रिवाइव करेंगे। हजारों पेशेंट मैंने यहाँ देखा कि लाइन में बैठे हुए हैं, पता नहीं कितनी ही लोगों की ज़रूरतें यहाँ से पूरी होती है, उनकी दवाइयाँ, उनका इलाज, उनको डॉक्टर्स का देखना। और ऐसे हॉस्पिटल्स को अगर हम सपोर्ट नहीं देंगे तो बाकी सब बेकार है। नए बनाने की दिशा में दौड़ रही थी पिछली सरकार, जिसमें कि करप्शन के चार्जेस सारी दुनिया को पता है कि उनके पास लगे, परंतु जो वर्तमान में इतनी बड़ी सहूलियत जनता को हम दे सकते थे, अपने पूरे कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक मशीन इस बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए खरीदी नहीं। वैसे तो कांग्रेस के कई नेता बीजेपी सरकार को लगातार घेरने का काम करते हैं और बीजेपी की योजनाओं पर सवाल भी खड़े करते हैं। वहीं इसी पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और निवेश कहां है, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े करे। अशोक गहलोत ने सदन और संसद में लगे कैमरों को लेकर भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या संसद और सदन में कैमरे लगाए गए हैं उस पर किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन राजस्थान सदन में जो अतिकृत कैमरे लगाए दिए गए हैं उससे विपक्ष के सदस्य आपस में क्या बात कर रहे हैं उसे सरकार रिकॉर्ड करना चाहती है, जो गलत है। अशोक गहलोत ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। कितना बड़ा एक फैनफेयर कर दिया पूरा दुनिया के अंदर, देश के अंदर। पता नहीं कौन सी इवेंट होने जा रही, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। रोजगार तो मिल नहीं रहा लोगों को और इन्वेस्टमेंट आ कहाँ रहा है। तो बातें कई तरह कहने की है। हर इश्यू को जूली साहब ने अपने तौर तरीके से सबको विश्वास में लेकर के विधायकों को जिस प्रकार से एक के बाद एक उठाए प्रतिदिन, एक मैं समझता हूँ एक अलग मैसेज गया और सरकार पूरी तरह एक्सपोज हुई, तब मैं कह सकता हूँ। आज निष्ठा का मामला उठाया नेता और आपका जो ये निष्ठा वाली बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी कैमरे लगे हुए हैं। जो आप देखते हैं कि जो लाइव होता है यूट्यूब से, जिससे भी होता है, वो कैमरे लगे हुए हैं, उसमें किसी को एतराज नहीं है। ये जो कैमरे लगे राजस्थान असेंबली में एक्स्ट्रा कैमरे लगा दिए, जिससे कि विपक्ष के सदस्यों आपस में क्या बात कर रहे हैं, सदन एडजर्न हो गया तब क्या बातें होती हैं, तमाम बातों का रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो बहुत ही गलत है। सदन की एक सेंसिटिविटी अलग है। सदन में कोई बोलता है माननीय विधायक, उसको प्रोटेक्शन भी है, और सदन के बाहर बोलता है तो वो अपनी बात कह सकता है। उनके भाई मीडिया वाले जजमेंट करते हैं या आप पर आरोप लगाओ, प्रत्यारोप लगाओ, अलग बात है। पर सदन के बाहर बोलना और असेंबली चल नहीं रही, एडजर्न हो गई है, ये 2-4 साल ही बोले थे। अब उनके मुझे क्या बात, उन्होंने खुदने का एक जुमला था या क्या कहते हैं उसको, मुहावरा था, और मैं बोल गया।
उसको इश्यू बना के 1 घंटा बहस करवा दी उनके एब्सेंस के अंदर। एक इतना सीनियर एमएलए थे, वो एमएलए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, 1 घंटा उनकी एब्सेंस में बहस करवाओ और क्या क्या मेंबर ने कमेंट किए आप सोच सकते हो। और फिर क्या कमेंट कर दिए खुद ने, स्पीकर ने, अभी तक उस कमेंट को हटा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो माहौल बना रहे हैं, ये पक्ष विपक्ष में तो दूरियां बढ़ा रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में एक हद तक आलोचना जम के सुने सत्ता पक्ष, आलोचना जम के करे विपक्ष, जिसे फायदा है पब्लिक को, ये सब ठीक है, पर सीमा पार नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का बहस करवा के उन्होंने सीमा पार करी और मैं समझता हूँ कि वो अच्छी परंपरा नहीं है। अब जो कैमरा लगाए हैं, ये तो जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्या कैमरे लगा सकते हैं? क्या कैमरे स्पीकर के आदेश से लग सकते हैं क्या? बिना जो असेंबली है उनके खुद के कायदे कानून होते हैं, क्या उससे हटके आपने लगवाए हैं? कैसे लगवाए आपने? सही जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। स्पीकर साहब भी या जो नेता आपके जो मंत्री जी पार्लियामेंट्री अफेयर के, ये भी बातों बदलते जा रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं समझता हूँ कि जांच होनी चाहिए। बहुत भयंकर रिएक्शन है विपक्ष के अंदर, हमारे माननीय विधायकों के अंदर। नेता प्रतिपक्ष ने अच्छे ढंग से उनको सदन के सामने रखा है और सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए बात को। नेपाल में सेना ने पूरे देश का नियंत्रण जो है वो अपने हाथों में ले लिया। युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के बीच मंगलवार को वहां के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया। मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया था। वहीं सेना ने हालात संभालने के लिए आज से देश भर में कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया गया। नेपाल में हालात काफ़ी विकराल हैं। ऐसे में भारत लिहाजा पड़ोसी मुल्क होने के नाते नेपाल में भी यहाँ भी जो है घटना से लोग जो हैं वो काफ़ी चिंतित हैं और इस पूरी घटना ने लोगों को चिंता में डाल दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान भी जो है इसी बीच सामने आया। उन्होंने कहा कि नेपाल में जो कुछ हुआ वो चिंताजनक है। नेपाल में रहने वाले सभी भारतीय सुरक्षित हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है और उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई। वहाँ मौजूद सभी भारतीय पर्यटकों से लगातार संपर्क जो है वो बना हुआ है। उन्होंने बोला कि वहाँ नोटम लागू कर दिया गया। भारत सरकार इस पर लगातार नजर रख रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमारे हवाई जहाज वहाँ पहले से ही खड़े हैं। वहाँ गए सभी हवाई यात्रियों को निकालने की व्यवस्था जो है वो पहले ही कर ली गई थी। असल में भारत और नेपाल के बीच यात्रा के लिए सड़क मार्ग बहुत प्रभावी है और लोकप्रिय भी है, क्योंकि लोग उसका सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। नेपाल भारत का रास्ता आज भी एतिहाद के साथ जो है वो खोला गया है, लेकिन अभी भारतीयों से कहा गया है कि वो हालात के सुधरने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाएं और जो हालात है उसके बाद ही सरकार ने ऐसे में यात्रा ना करने की भी बात कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जिस तरह से नेपाल के सारे घटनाक्रम पर ट्वीट करते हुए अपनी तरफ से जो चिंता जाहिर की थी, उससे सब कुछ हम सब के सामने स्पष्ट हो जाता है। नेपाल में जो कुछ हुआ है वो चिंताजनक है, लेकिन जिन कारणों के चलते हुआ है वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। नेपाल में रहने वाले भारतीय जो बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, वो सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्हें किसी तरह का कोई खतरा या उनके खिलाफ किसी तरह की कोई भी हरकत अब तक संज्ञान में नहीं आई है। जो पर्यटक भारत के नेपाल में थे, दर्शनार्थी थे, कुछ लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के चलते हुए उस मार्ग पर थे, उन सब लोगों से निरंतर संपर्क बनाया हुआ है, क्योंकि वहां अभी नोटम लगा है, वहां किसी भी तरह का एयरपोर्ट ऑपरेशन नहीं हो रहा है। भारत सरकार सतत दृष्टि इस पर बनाए हुई है। अगले 3-4 घंटे में शायद वहाँ एयरपोर्ट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। वहाँ हमारे हवाई जहाज पहले से खड़े हैं। सारे हवाई यात्री जो लोग पहले से वहाँ गए हुए हैं, उन सब के लिए उन सबको इवैक्यूएट करने की व्यवस्था पहले से वहाँ सुनिश्चित की गई है। लेकिन भारत और नेपाल के बीच में आवागमन का रोड का साधन जो है वो रास्ता बहुत इफेक्टिव भी है, पॉपुलर भी है, बहुत सामान्य रूप से लोग उपयोग करते हैं। वो रास्ता जो एहतियात हमको बरतना, उस एहतियात के साथ वो रास्ता आज भी खुला है। लेकिन अभी भारतीय लोगों को हमने अपेक्षा की है कि वो लोग अभी जिस तरह की स्थिति परिस्थिति वहाँ है, कर्फ्यू लगा हुआ है बहुत सारे शहरों में, नगरों में, उसके चलते हुए वो
अभी ट्रैवल ना करें, लेकिन जैसे ही स्थितियां अगले एक आध दिन में सामान्य हो, रेलवे के रास्ते से वो लोग भारत में आराम से आ सकते। विशेष मीटिंग करने वाले सिर्फ पीएम इसी को लेकर। वो मीटिंग ऑलरेडी कल पीएम साहब जब दिल्ली में पंजाब और कश्मीर की यात्रा करके, हिमाचल, पंजाब और जम्मू की यात्रा करके बाढ़ की स्थितियों का आकलन करके लौटे थे, तब आते ही उन्होंने इन सारी व्यवस्थाओं पर, सुरक्षा संबंधी कैबिनेट की उप समिति के साथ बैठ करके और सारी व्यवस्थाओं पर विचार किया था, सारी स्थिति परिस्थिति की समीक्षा की। 80 लाख नेपाली अपने भारत में भी है। निश्चित रूप से वो हमारे मित्र हैं। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है। नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल के साथ हमारा दिल का रिश्ता है और वो रिश्ता हजारों साल पुराना है। इसलिए हमारे रिश्ते में कहीं भी इन सब घटनाक्रम का न पहले भी इस तरह के घटनाक्रम होने पर कोई प्रभाव हुआ है, न आज भी होने वाला। तो नेपाल में हुई हिंसा पर हमारे देश भारत में भी सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेपाल के हालात पर कह डाला कि ये सब कांग्रेस की भूल है। अराजकता इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस ने विभाजन किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये कोई नई बात नहीं है जब ऐसा कुछ हो रहा है। अराजकता इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर नेपाल आज भारत का हिस्सा होता तो नेपाल में शांति होती। उन्होंने कहा कि लोगों में असंतोष होता लेकिन अराजकता नहीं होती। अगर आज नेपाल भारत का हिस्सा होता तो नेपाल भी समृद्ध होता। अगर पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता तो आज भारत के साथ साथ वो भी समृद्ध होता। सम्राट चौधरी ने सारा इल्जाम कांग्रेस पर लगा दिया। इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। नेपाल यदि आज भारत का अंग होता, वहाँ शांति भी होती तो नेपाल में खुशहाली भी होती, लेकिन अराजकता नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि आज यदि वो भारत का अंग होता तो आज नेपाल भी समृद्ध होता। यदि पाकिस्तान भारत का अंग होता तो आज भारत के साथ वो समृद्ध होता। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की भूल है। लखनऊ में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस जो है वो मनाया गया, जहां शहादत दिवस पर उनकी वीर गाथा का बयान जो है वो किया गया। नाट्य प्रस्तुत कर अब्दुल हमीद के जीवन पर मंथन हुआ। वहीं लेखक सैयद हसैन के मुताबिक ऐसे कार्यक्रम से देशभक्ति की प्रेरणा जो है वो मिलती है। पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर देने वाले वीर अब्दुल हमीद की आज शहादत दिवस है। शहादत दिवस पर वीर अब्दुल हमीद की वीरगाथा गाई जा रही है। जो है आज उनके चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया और तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राइटर सैयद एहसान, जिनसे बात करते हैं कि आज किस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया गया और शहीद वीर अब्दुल हमीद को लेकर क्या मैसेज देना है आज इस कार्यक्रम के जरिए। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ वीर अब्दुल हमीद। आज वीर अब्दुल हमीद जी का 60वां बलिदान दिवस हम लोग मना रहे हैं और ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि समाज के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो इस कर्मठता को सीखें, देश प्रेम सीखें, देश पे मर मिटने के तरीके सीखें, किस तरीके से हम अपनी मिट्टी से अपने देश सेवा कर सकते हैं। इस तरीके के प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए, इसीलिए आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है। आप एक राइटर भी हैं, आपने वीर अब्दुल हमीद को लेकर किताब भी लिखी है। उस किताब में क्या खास बात है और क्या संदेश देना चाहते हैं उस किताब के जरिए? देखिए, वो किताब तो एक ऐसी परिपूर्ण किताब है कि जिसमें, क्योंकि उस ज़माने में जो है 1965 के ज़माने में इतना संचार माध्यम नहीं था, तो इसलिए आज भी लोग नहीं जान पाते कि युद्ध में एक्चुअली हुआ क्या था। मैं आपके चैनल के माध्यम से शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि 1965 में जो आंधी चली थी 497 टैंकों की अब्दुल हमीद के खिलाफ या हमारे देश के खिलाफ, वो छोटी मोटी आंधी नहीं थी, विश्व की टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी। उस लड़ाई का आगाज़ ये हुआ कि इच्छोगिल का नहर का इलाका था, इच्छोगिल से टैंक चले आ रहे थे और पाकिस्तानी सेना ने क्या किया था कि उसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए थे, बिजली के इलेक्ट्रोड डाल दिए थे, जिससे भारतीय सेना उसमें पैदल भी आगे ना बढ़ पाए और वो करंट के झटके लग रहे थे हमारे सैनिकों को, तो हमारे सैनिक उनके पास नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में जब पैटर्न टैंक आने शुरू हुए, अब्दुल हमीद ने अपने RCL गोला सामने से मार के जब चेक किया तो टैंक पे वो निष्प्रभावी हो रहा था
टैंक पे वो गोला काम नहीं कर रहा था। उसी वक्त जो है पॉलिसी मेकरों ने जब देखा कि ये इससे ठीक नहीं है और टैंक चले आ रहे हैं, तो अब्दुल हमीद की टुकड़ी को वायरलेस से ये मैसेज दिया गया कि अब्दुल हमीद तुरंत जो है इसी गर्दो गुबार में जाओ और अंदर जाने के बाद पुन्नू पुल तोड़ दो। और अब्दुल हमीद पूरी तरीके से अपने उसी गर्दो गुबार में घुसे हैं। चीमा गांव में कमांडिंग ऑफिसर फराज भट्टी साहब अपनी पूरी टुकड़ी को लेके चीमा गांव जब पहुंचे 13 घंटे के अंतराल के बाद, और जब चीमा गांव में उन्होंने अपना आरसीएल ट्रेंच तैयार किया, उसके बाद बंकर तैयार किया, फटाफट सैनिक बंकरों में लेट गए। लेकिन रात के अंधेरे में अब्दुल हमीद जो सामने से टैंक पे अपना गोले का प्रहार कर चुके थे और टेस्ट कर चुके थे, वो परेशान थे। उन्होंने कहा था कि ये सामने से हम टैंक का मुकाबला नहीं, हम दुश्मन सेना के अंदर घुस के हम इसका मुकाबला करेंगे। वो बड़ा परेशान थे, चहलकदमी करते रहे। रात के ठीक 1 बजे जो कमांडिंग ऑफिसर फराज भट्टी साहब ने हमको अपने स्टेटमेंट में बताया था, जिनके लड़के संजीव भट्टी राष्ट्रपति के एडजुटेंट हैं, उन्होंने बताया कि ठीक 1 बजे रात में अब्दुल हमीद हमारे सामने आके जो खड़े हुए, उन्होंने कहा सर हमको पाकिस्तानी रेंज के अंदर जाने दीजिए। कमांडिंग अफसर एकदम हंस, उन्होंने कहा कि नेवर अब्दुल हमीद, आप पाकिस्तानी रेंज में नहीं जाओगे, क्योंकि आप सिंगल फायर हमारे पास हो आरसीएल के, आप चले जाओगे तो बाकी टुकड़ी का क्या होगा। अब्दुल हमीद ने कहा कि सर हमको जाना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी रेंज में। उन्होंने कहा अब्दुल हमीद क्यों जाना चाहते हो, वहाँ जाने का मतलब मालूम है क्या? फील्ड हॉर्सेस की तरीके से पाकिस्तानी रेंज के अंदर घुस के 497 टैंकों का हमला पूरी तरीके से नस्तानाबूद कर दिया। और भारत जिंदाबाद रहा, देश हमारा पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। में जिस तरीके से उनके वीरता की गाथा गा गई और मौके पर मौजूद जिस तरह से लोगों ने उनकी वीरता सुनी और सराहना किया। फिलहाल आज जिस तरह से वीर अब्दुल हमीद को याद किया जा रहा है और वीर अब्दुल हमीद ने जिस तरह से सेना का गौरव बढ़ाया, अब भी उनकी यादें जिंदा हैं। सहयोगी आलोक शर्मा के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यूपी के हाथरस में आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक स्कूल की बस ने बाइक सवार 2 लोगों को सामने से टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार कर रहे युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं जो घायल युवक है उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला है क्या। असल में बाइक पर सवार होकर 2 लोग बाजार जा रहे थे, तभी सामने से विनायक इंटरनेशनल स्कूल की बस जो है वो आ रही थी, जिसने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जो है वो जुट गई। दीक्षित ना ईशू कहते थे, भतीजा ही था हमारा ये, और चंपा की तरफ से आ रहा था और इधर घुसके नगला की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में ओवरटेक करते समय बस से टकराया। बस किसी स्कूल की थी क्या? विनायक स्कूल की बस थी। तो अब इस पूरे मामले में कितने लोग घायल हैं? एक घायल है और ये स्वयं खत्म हो गया। तो एफआईआर वगैरह कराई हुई? हाँ, एफआईआर कर दी है, उसका पंचनामा भी भर गया और पोस्टमार्टम कराएंगे। तो फिलहाल के लिए खबर दिन भर पर मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।